नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं टाटा सियारा, किया सेल्टोस और साथ ही में रेनो की डस्टर के बारे में। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल टेंशन, साथ ही में इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसके ऊपर अगर आप ये गलतियां कर लेते हो इन तीन कार्स से रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। आज की वीडियो मैं एज अ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट या एज अ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के तौर पे नहीं बना रहा हूँ, एज अ भाई आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ लॉजिकल और अच्छी बातें मैं बता पाऊं। जो भी हेल्प मैं कर सकता हूँ राइट मैनर में वो कर पाऊं। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि यार हमारे देश में आज की डेट में बहुत बहुत शानदार और बढ़िया गाड़ी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं टाटा सियारा की, डस्टर की, न्यू किया सेल्टोस की, स्पेशली इन तीन गाड़ियों ने क्या किया है, एक साल के अंदर ही, एक साल भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने, तो कुछ महीनों के अंदर ही अगर आप पलट के दूसरी कार्स को देखते हो, विक्टोरिस हो गई या फिर क्रेटा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, हाई राइडर हो गई, ये थोड़ा सा आपको लिटिल आउटडेटेड लगेगी। पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि कई सालों की लेगेसी है इन गाड़ियों की। एक ट्रैक है प्रूवन कि भाई मेंटेनेंस, इंजन, ब्ला ब्ला ब्ला। पर आज हम बात करने वाले हैं ये जो नई गाड़ियां हैं, नए चैलेंजर्स हैं। स्पेशली मेरा फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा रेनो डस्टर और सियारा पे, थोड़ी सी सेल्टोस की बात भी करेंगे, तो उसको समझना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक बहुत कॉमन बात है कि हर आदमी चाहता है कि भैया कम पैसों में मेरे पास बड़ी से बड़ी कार और अच्छे से अच्छी गाड़ी, बढ़िया इंटीरियर, ज्यादा स्पेस आ जाए ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से घूम पाऊं। पर दोस्तों, घूमने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी कार नहीं होती है। घूमने के लिए सबसे ज्यादा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस, ये सब कुछ भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके दिमाग में यही घूम रहा है कि मेरी गाड़ी की मेंटेनेंस क्या है, इसकी तो माइलेज नहीं है और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ट्रस्ट मी, अगर आप BMW ऑडी में भी बैठे हो ना, आप घूम ही नहीं पाओगे, आप स्ट्रेसफुल रहोगे। तो रिसेंटली ARAI के फिगर्स के अकॉर्डिंगली, ARAI आपको पता ही है माइलेज को टेस्ट करते हैं, टाटा सियारा टर्बो की जो माइलेज निकल कर आ रही है 13.5 निकल के आई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ARAI की माइलेज ना हमेशा थोड़ी ज्यादा ही आती है, तो रियल लाइफ कंडीशन में जब गाड़ी चलेगी तो ये माइलेज और कम हो सकती है। ऑन दी अदर साइड डस्टर के टेस्ट हो चुके हैं 1.3 लीटर टर्बो के। डस्टर की जो माइलेज है वो भी 13 से 14 की रेंज में चल रही है। ये मैं हाईवेज की बात कर रहा हूं, डस्टर की तो रियल लाइफ कंडीशन में आई है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आजकल जो डिमांड चल रही है ना, एक हाइप सा बना हुआ है कि ये इंजन इतनी पावर डिलीवर करता है, ये इंजन इतनी पावर देगा, इस इंजन का 0 to 100 इतनी देर में हो जाएगा। इसकी वजह से BHP बढ़ रहे हैं, इंजन के पावर, परफॉर्मेंस, सब कुछ बढ़ रहा है। पर दोस्तों, एक आम आदमी तो फैमिली के लिए गाड़ी लेता है, वो तो घूमने फिरने के लिए लेता है, उसको तो पहाड़ों पे जाना है, चिल करना है। अगर तो देखो आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि मेरी इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर के ऊपर बेस्ड होने वाला है। डस्टर टर्बो, सियारा टर्बो, नो डाउट भैया आपको खरीदनी चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं 4.3 mm के सेगमेंट की बात करूं, 4300 मिलीमीटर की जो गाड़ियां हैं, जहां पे क्रेटा आती है, ग्रैंड विटारा आती है, हाई राइडर आती है, इनमें शुरुआती दौर से 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को रखा गया है। ये इंजन टाटा सियारा में भी आ रहा है और वो अंडर पावर लग रहा है। उस अंडर पावर को मैनेज भी करा जा सकता है, बट द प्रॉब्लम है कि वो सिटी के अंदर भी कार हैवी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी माइलेज दे रही है सियारा, तो लोग ऑब्वियसली वहां पे टर्बो ही प्रेफर करेंगे, तो टर्बो की माइलेज और ज्यादा कम होती जा रही है। सियारा के प्राइसेस शुरू से ही थोड़े से ज्यादा रखे गए हैं, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज वन थिंग, सियारा इज नो मोर अ कार फॉर अ मिडिल क्लास मैन, यानी कि एक आम आदमी के लिए टाटा सियारा जैसी गाड़ी नहीं है। आम आदमी जब गाड़ी खरीद रहा है ना दोस्तों, वो बस ये देख रहा है कि मेरे को गाड़ी मिल जाएगी। देखो, गाड़ी लेना कोई मुश्किल थोड़ी नहीं है। आप जाकर 1.5-2 लाख रुपए दोगे, पूरे बैंक तैयार बैठे हैं कि पूरा लोन कर लो आप। ऐसे ऐसे बैंक भी बैठे हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर, आपके बैंक बैलेंस के ऊपर पूरी कार फाइनेंस करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। आप 1.25 लाख रुपए दो, 1.5 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए तो आपकी पूरी गाड़ी फाइनेंस कर देंगे। रिटर्न में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट पीक पे चला जाएगा, आपकी EMI का अमाउंट बढ़ जाएगा। और यहां पर आप मेरे भाई जो फर्स्ट टाइम कार बाई कर रहे हो, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जब आप एक गाड़ी घर पे खरीद के लाओगे, अभी आपने खाली EMI ही गिनी है, तेल का खर्चा पता नहीं आपने ढंग से गिना है कि नहीं गिना है, माइलेज के अकॉर्डिंगली ढंग से गिना है कि नहीं गिना है। इसके अलावा जो ईयरली कार का इंश्योरेंस आप पे करोगे, इन गाड़ियों का भाई जो रेंज होती है ना इंश्योरेंस की, वो भी बहुत सही होती है। 30,000 से 60,000 की रेंज में इंश्योरेंस चलते हैं, उसको भी आपको मंथली डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद कार्स की, इनकी आप जो टर्बो लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, इनकी माइलेज आप देखो, कितना लीटर, कितनी बार टैंक फुल कराओगे महीने का, उसको भी डिवाइड करें और एक खर्चा निकालें। और फिर आप ये सोचें कि जो गाड़ी आप ले रहे हो,
करंट में आपकी लाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे घर के खर्चे चलाना हो या फिर अगर आपके बेबीज हैं उनकी फीस होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या सब कुछ मिलाकर कंबाइंड आप इतना पैसा गाड़ी पर, स्पेशली इन टर्बो इंजन के ऊपर लगाने के लिए तैयार हो। ऊपर से दोस्तों मैं आपको एक बात समझा दूं बहुत हिंदी में स्पष्ट तरीके से, इन टर्बो इंजन की ना रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जो आदमी यूज्ड कार खरीदता है उसका तो पहले ही बजट या तो टाइट होता है या फिर वो बहुत सियाना होता है। वो सोचता है कि भाई मैं काम करता हूँ, थोड़ी सी चली हुई गाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि एनीवेज कार इज अ लाइबिलिटी, कार इज नॉट एन एसेट। एसेट होता है जो पैसा कमा कर देता है, लाइबिलिटी वो है जो वक्त के साथ नीचे जाती है और पैसा खर्च करवाती है। तो वो टर्बो नहीं खरीदेगा यूज्ड कार में। कोई एक आध मिल जाए जिसका बजट टाइट है, शौकीन आदमी, तो ले लेगा, पर आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। एक बात मैं और क्लियर करके चल दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूं आपको, मैं कोई डिसअपॉइंट नहीं कर रहा कि भाई तुम टर्बो मत खरीदो, कि भाई तुम टाटा सियारा मत खरीदो, डस्टर मत खरीदो, पर क्या आप बाद में तो परेशान नहीं होने वाले? इसका एक बार खुद से असेसमेंट कर लो कि मैं जो फैसला ले रहा हूं मैं बिल्कुल लॉजिकल ले रहा हूं, बिल्कुल होशो-हवास में ले रहा हूं। थोड़े से खर्चे अपने सोच साच के लो। गाड़ी जो है 10 से 15 साल का साथी होता है। अगर अभी आपकी शादी हुई है, नहीं है, 2 साल में बच्चे भी होंगे, उसके बाद उनके एक्सपेंसेस हैं, बड़े होंगे, फीसें, सब कुछ काउंट करके चलो और उसके हिसाब से अपनी इनकम को बैलेंस करके डिसीजन लो। बहुत सारे लोग ये तो सोचते हैं कि जो क्रेटा है भैया, ये तो क्रेटा वाले डिपर मारते हैं, ब्ला ब्ला। क्रेटा वाले एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि उसमें 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है जिसकी माइलेज बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी डीसेंट माइलेज है कार के साइज के हिसाब से। उस गाड़ी की रीसेल है, गाड़ी की परफॉर्मेंस है, बंदा थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है। कार के अगर आप प्राइसेस देखते हो तो अगर मैं 1.5 NA की बात करूं, लॉजिकल है। यही सेम चीज आप जब ग्रैंड विटारा या फिर मारुति विक्टोरिया जैसी गाड़ी में ले लेते हो तो और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, क्योंकि मारुति तो जाने ही इसलिए जाती है। अभी जो मैंने न्यू कार के सारे खर्चे गिनाए ना, उसमें हमने मेंटेनेंस की तो बात ही नहीं करी। जो पीरियोडिक सर्विस होगी, पार्ट्स चेंज होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, गाड़ी तो 10 से 15 साल का साथी है, ये सब भी गिनकर चलो। मारुति की गाड़ियां लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सब मारुति खरीदो, भाड़ में जाए मारुति। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, मैं कह रहा हूं आप BMW लो, ऑडी लो, डस्टर लो, महिंद्रा की गाड़ियां लो, जो बेस्ट से बेस्ट चीज आप अपने लिए ले सकते हो वो लो। पर एक बार खुद का एनालिसिस कर लो, एक बार खुद का असेसमेंट कर लो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, जैसे आप देख रहे हो सकता है मेरा एक भाई बोले कि यार मैं तो यार महंगी गाड़ी लूंगा, ये मुझे क्यों बोल रहा है कि मैं कम पैसों की लूं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी बिजनेस प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल अलग हो, वर्सेस मेरा एक भाई जिसकी लिमिटेड इनकम है, उसने भी रिसेंटली प्रमोशन लिया है एंड ही माइट एंड अप बाइंग अ रॉन्ग कार। सो समझ रहे होगे कि मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव वीडियो को लेकर क्या है। 1.3 लीटर 4 सिलेंडर इंजन इज जस्ट लाइक अ हाथी। मर्सिडीज में आता था, माइलेज कम थी उसकी, तो जो चीजें करनी है सोच समझ के करनी है। टाटा आज की डेट में कोई पीछे नहीं है भाई। 1.5 लीटर हाइपीरियन GDI इंजन टाटा का, देखो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टेलेंटिस की टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। आप ये मत समझो ये टाटा का सोल इंजन है, ये एक इंटरनेशनल इंजन ही मानो आप। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, धासु गाड़ी है। सो दैट मीन्स समथिंग व्हेन इट कम्स टू ओनरशिप, एक्सपीरियंस वर्सेस मेंटेनेंस। यहां पर एक बार को सेल्टोस की सेल पता है क्यों थोड़ी सी ज्यादा हो रही है शुरुआत से ही? देखो सेल्टोस में अगर आप खड़ी करोगे ना, मैं ये बात नहीं कर रहा कि पुरानी सेल्टोस अच्छी थी, नहीं बुरी थी, व्हाटसोएवर, इट डज नॉट मैटर। वक्त के साथ ना गाड़ियां चेंज हो रही है, लेट्स एडमिट, अब सब कुछ बदलता जा रहा है। तो सेल्टोस एक्सेप्ट हो गई है, रोडों पे दिखाई देनी शुरू हो गई है। सेल्टोस खड़ी भी नजर आती है, क्लास है, क्योंकि रिटर्न में उसका साइज भी बड़ा करा गया है। 1.5 NA इंजन अवेलेबल है उसमें, क्रेटा में भी अवेलेबल है, विक्टोरिस में भी अवेलेबल है। सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट क्या थे उनकी बात करते हैं। विक्टोरिस 1.5 NA अवेलेबल, सेल्टोस 1.5 NA अवेलेबल, दोनों की सेल ट्रेंड कर रही है। टाटा सियारा की सेल जो है अटक गई है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। 1 लाख बुकिंग आई है, आई अंडरस्टैंड, पर कंज्यूमर नहीं रुकेगा। कंज्यूमर के पास इतना टाइम नहीं है, वो वेट करता है। जिसको जो लेना है वो खरीदे आप अपने बजट के हिसाब से। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए क्लियर था, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, मेक अ डिसीजन अपने सर्कमस्टांसेस को एक बार असेस करते हुए उसके हिसाब से। ऑलराइट, तो विराज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आपको ऐसी लॉजिकल वीडियोस देखनी हो। तो मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।